लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? तो लास्ट क्लास चल रही थी हमारी, कोई क्वेश्चन चल रहा था बीच में शायद बेटा उस दिन। चलिए बेटा, क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। हाँ 13 तो हो गया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 14 में करा रहा हूँ आपको। 13 तो हो गया था, 14 अधूरा रह गया था, है ना। 14 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में आपको बेस थ्योरम स्टार्ट करूंगा। बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का आपके एग्जाम में आएगा। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, कि A और B कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ A एंड B ऑकर इज 1/6। A और B दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। A एंड B बोला है तो इसका मतलब PA इंटरसेक्शन B आपको दे रखा है 1/6। PA इंटरसेक्शन B आपको दे रखा है 1/6 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम इज ऑकर। और दोनों के न होने की प्रोबेबिलिटी, नाइदर ए नॉर बी, दोनों के न होने के चांस कितने हैं बेटा? 1/3। यानी कि आपको पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपको दे रखा है बेटा 1/3। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/6 है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/3 है। क्या बोला? फाइंड द ऑकरेंस ऑफ ए। पी ए आपको निकालना है कि पी ए क्या होगा, पी ए आपको निकालना है। तो सबसे पहले बेटा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपको दे रखा है, तो आप सबसे पहले अंदर के डैश हटाएंगे। और अंदर के डैश हम कैसे हटा सकते हैं? पी ए बी होल पे लग जाएगा और इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा? यूनियन में बदल जाएगा। तो पी ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3। अब क्या करेंगे? इसका होल डैश हटाने के लिए 1 माइनस पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1/3। तो 1 ये 1/3 इधर आके माइनस का 1/3, ये इधर आ जाएगा पी ए यूनियन बी, तो 2/3। ये क्या बन जाएगा बेटा? पी ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी निकल गया बेटा आपका, पी ए यूनियन बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/6। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो कंडीशन क्या होती है बेटा? अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है? पी ए इंटू पीवी के बराबर होता है। तो पी ए इंटू पीवी आपको कितना दे रखा है? 1/6 दे रखा है। और पी ए यूनियन बी आपने कितना निकाल लिया है? 2/3 निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? आप पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया पी ए यूनियन बी का। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन में आपको ना तो पी ए दे रखा है ना पी बी दे रखा है, निकालना क्या है आपको? पी ए निकालना। तो लेट कर लेते हैं जरा। लेट पी ए इक्वल टू मैंने एक्स लेट कर लिया और पी बी इक्वल टू वाई लेट कर लिया है। तो यहाँ पे देखना पी ए इंटू पी बी किसकी इक्वल है मेरे बेटा? 1/6 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन निकल आएगी? x इंटू वाई इक्वल टू 1/6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, x इंटू वाई इक्वल टू 1/6। यहाँ पे चलेंगे, पी ए यूनियन बी कितना दे रखा है? 2/3। पी ए कितना है? x, पी बी कितना है? y माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी की बना क्वेश्चन में? 1/6। तो यहाँ पे मैंने 1/6 लगा दिया। ये इधर आएगा 2/3 प्लस 1/6 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इनका एलसीएम लो बेटा, कितना आएगा? एलसीएम लेके देखो, एलसीएम कितना आएगा? 6। तो ऊपर हो जाएगा 4 + 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि 5/6 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये बन गई बेटा मेरी सेकेंड इक्वेशन, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया 5/6 और एक्स इंटू वाई इक्वल टू कितना है? 1/6। आपको निकालनी एक्स की वैल्यू है, तो पहले बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू क्या निकलेगी? 1/6x
और y की वैल्यू पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में, फिर निकालनी है x की वैल्यू। करके देखो बेटा ट्राई जल्दी से, y की वैल्यू यहाँ से निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। x हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर। हो जाएगा बेटा 1/6x, y की जगह रखना है 1/6x, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन आपको कर लेनी है तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखें बेटा ध्यान से प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15, देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, ढंग से समझना। यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो रहे हैं बेटा ये, और बेस थ्योरम पे क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो क्वेश्चन नंबर अभी ये खैर जो मैं 15 करा रहा हूँ ये बेस थ्योरम का नहीं है, बेस थ्योरम इसके बाद स्टार्ट होगी। बेस थ्योरम बताऊंगा कब से स्टार्ट होगी, कैसे होगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहा है इन्होंने। अब बैग ए, एक बैग ए है, कंटेन्स a bag A contains 10 white ball and 3 black balls। एक बैग है, मैं डायग्राम बना, मान लो बैग ए है ये। इस ए बैग में बेटा 10 तो व्हाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। व्हाइट बॉल दे रखी है 10 और ब्लैक बॉल दे रखी है 3, एक बैग ए में। और दूसरा बैग बी है, उसमें 3 व्हाइट और 5 ब्लैक है। ये बैग बी है, इसमें व्हाइट है 3 और ब्लैक है मेरे बेटा 5। ठीक है, ये इस तरीके से दो बैग दे रखे हैं। अब क्या बोला इन्होंने, 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1। इन पहले वाले बैग में से 2 बॉल निकाली है एक एक करके, 2 बॉल निकाली है एक एक करके बैग ए में से। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के 2 बॉल निकाली है एक एक करके पहले बैग में से। और क्या करा है, एंड पुट इनटू द बैग नंबर 2। और जो 2 बॉल एक एक करके निकाली है वो हमने बैग दूसरे में पुट कर दिए। दूसरे में हमने उन दोनों बॉलों को क्या किया, पुट कर दिया। आगे क्या बोलते हैं, फिर हमने सेकंड बैग में से, जो दूसरा बैग है, पुट करने के बाद एक बॉल निकाली दूसरे वाले बैग में से, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज ए व्हाइट बॉल। तो इस बात के क्या चांस है कि आप जो बॉल निकालोगे दूसरे बैग में से वो व्हाइट बॉल निकलेगी। ये है पूरा क्वेश्चन। देखो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भाई 2 बैग हैं, दोनों में कुछ बॉल्स व्हाइट हैं कुछ बॉल्स ब्लू हैं। ठीक है, तो पहले एक एक करके बिना रिप्लेसमेंट के आपने 2 बॉल इसमें से निकाली, ए बैग में से निकाल के वो 2 बॉल सेकंड बैग में डाल दी। उसके बाद सेकंड बैग में से एक बॉल निकाली, उसके व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो बेटा देखो इसमें 3 केस बन रहे हैं। पहला केस क्या होगा, तो पहला केस बताता हूँ कि आपने जो एक एक करके बॉल निकाली है बैग ए में से, वो दोनों बॉल व्हाइट कलर की निकली है। कैसी कलर की निकली है, व्हाइट कलर की। 3 केस बनेंगे कि भैया इसमें से दोनों बॉल जो आपने निकाली ए में से वो दोनों व्हाइट कलर की थी। दूसरा केस क्या होगा कि दोनों बॉल जो निकाली वो ब्लू कलर की निकली है। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि जो 2 बॉल आप फर्स्ट बैग में से निकाल रहे हैं और सेकंड बैग में डाल रहे हैं, वो एक व्हाइट है और एक ब्लू है। ये 3 केस बन सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन में। तो मुझे तीनों केसेस अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले केस 1 में सॉल्व करके दिखा रहा हूं। केस 2 और केस 3 आप खुद से ट्राई करना है। केस 1, ड्रॉन बॉल फ्रॉम बैग ए आर व्हाइट।
कि आपने जो दोनों बॉल निकाली है पहले बैग में से वो दोनों कैसी हैं, व्हाइट बॉल है ना। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, पहले बैग में से पहली बॉल निकालो व्हाइट, पहले बैग में से एक बॉल निकाली, उसके व्हाइट होने के चांस क्या होंगे, व्हाइट कितनी है 10, टोटल कितनी है 13, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी पहली बॉल निकालने की 10/13। ठीक है, अब दूसरी बॉल निकालो, दूसरी भी व्हाइट निकलनी है, दूसरी भी व्हाइट निकलनी है, तो बताओ दूसरी व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब व्हाइट पहले 10 थी, एक व्हाइट निकल चुकी है, तो व्हाइट कितनी बची है 9, और टोटल बॉल कितनी है बैग के अंदर, पहले 13 थी, एक निकल चुकी है तो 12, तो 9/12। तो पहले बैग में से 2 बार बॉल निकाली, वो व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/13 इंटू 9/12। अब ये दोनों बॉल व्हाइट बॉल हमने इस बैग में रख दी, दोनों व्हाइट बॉल हमने क्या करा इस वाले बैग में रख दी, दूसरे वाले बैग में। अब दूसरे वाले बैग में से एक बॉल निकाली, अब दूसरे वाले बैग में से एक बॉल निकाली, उसके व्हाइट होने के चांस कितने हैं ये निकालना है बस मुझे क्वेश्चन में। तो देखो 2 व्हाइट इसमें आ गई, तो कितनी हो गई ये 5 हो गई व्हाइट और 5 हो गई ब्लैक, है ना। ब्लैक तो 5 थी, 3 व्हाइट थी, 2 व्हाइट आपने डाल दी उसमें, तो 5 व्हाइट हो गई है पहले बैग में। तो अब इसमें से एक बॉल निकालो, तो उसके व्हाइट होने के बॉल चांस कितने हैं 5 व्हाइट है और टोटल कितनी है 10। करना बेटा सॉल्व, इसे सॉल्व करो कैलकुलेशन करके, इसकी कैलकुलेशन करो बेटा। कैलकुलेशन करके बताओ क्या आंसर निकलेगा। निकाला बेटा, निकला बेटा आंसर क्या, कट जाए तो काट देना, उनको जो कट रहे हो ना काट भी सकते हैं आप। ये 10 से 10 तो मुझे कटता हुआ दिख रहा है, 10 से 10 कट जाएगा। ये 10 से 10 तो कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 2 पर तो 15, 5 3 जा और 52। तो पहले केस का आंसर आ गया बेटा 15/52। अब केस नंबर 2 निकालो, केस नंबर 2, ड्रॉन बॉल फ्रॉम बैग ए आर ब्लू। अब मैंने मान लिया कि आपने पहले बैग में से जो दोनों बॉल निकाली है एक एक करके वो ब्लू है, तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी करो बेटा प्लीज जरा। अब आपने एक एक करके बॉल निकालनी है और वो बॉल ब्लू होनी चाहिए, तो इसमें ब्लू कितनी है 3, टोटल कितनी है 13, तो पहले क्या आ जाएगा 3/13। अब दूसरी बॉल निकालो उसी में से, वो भी ब्लू, तो अब ब्लू कितनी बची है 2, टोटल कितनी बची है 12, तो 2/12। अब ये दोनों बॉल ब्लू इसमें डल चुकी हैं, अब दोनों बॉल ब्लू बेटा हम इसमें डाल चुके हैं दूसरे बैग में, तो ब्लू कितनी हो गई 7, अब ब्लू कितनी हो गई बेटा 7, है ना, टोटल कितनी हो गई 10। अब जो दूसरे बैग है उसमें से हमने एक बॉल निकाली, वो व्हाइट होनी चाहिए, उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट कितनी है बेटा 3 और टोटल कितनी है 10। करो सॉल्व बेटा इसको अभी, अब इसकी भी आंसर निकालो कितना निकलेगा, ये सेकंड केस का आंसर हो जाएगा। करें बेटा प्लीज, अब ये सॉल्व कर लेना, लिख लेना आंसर जो भी है। केस नंबर 3 भी बता देता हूं मैं, केस नंबर 3, अब जो बॉल डाल रहे हो उसमें जो भी आ जाए बेटा, है ना, मुझे नहीं पता। अब क्या करेंगे, अब जो केस 3 है, केस 3 में क्या होगा, जो ट्रांसफर कर रहे हो आप पहले बैग में से दूसरे बैग में जो बॉल ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लू, है ना। अब पहली व्हाइट है और दूसरी आपने क्या हुआ करी ब्लैक, सॉरी ब्लू, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी बताओ, पहले एक व्हाइट निकालो, तो 10/13 इंटू, अब दूसरी ब्लू निकालो, दूसरी ब्लू निकालनी है, तो ब्लू कितनी है 3, टोटल कितनी है बैग में 12, 3/12 इंटू, अब इसमें आ जाओ वापस, तो इसमें आपने क्या करा एक व्हाइट डाल दी एक ब्लू डाल दी, तो 4 व्हाइट हो गई और 6 आपकी ब्लू हो गई। अब इसमें से सेकंड बैग में से एक बॉल निकालो, सेकंड बैग में से एक बॉल निकालो उसके व्हाइट होने की, तो व्हाइट कितनी है 4,
टोटल कितनी है 10। करो बेटा सॉल्व, ये तीसरा केस हो जाएगा। तीनों केस निकाल के आपको टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी है, और कोई काम करने के अलग अलग केस होते हैं, तो टोटल आंसर कैसे निकलता है? तीनों केसेस का जो आंसर होगा, तीनों केसेस का जो आंसर होगा उन तीनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर निकल आएगा। जो तीनों केसेस के आंसर निकलेंगे बेटा आप उन्हें प्लीज ऐड कीजिए और आंसर निकालो, ठीक है? तो ये कर ले क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट का है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो मेरे से पूछना, सिंपल क्वेश्चन है 16। अब सुना बेटा प्लीज, अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ है ना, वो बेस थ्योरम है, और बेस थ्योरम को बड़े ढंग से समझना, क्योंकि एक क्वेश्चन बेस थ्योरम का एग्जाम में आ सकता है। बेस थ्योरम ही लास्ट टॉपिक आपका बचा है प्रोबेबिलिटी का, उसके बाद का जो सिलेबस है वो डिलीट हो चुका है ना, तो केवल जो सिलेबस है आपका बेस थ्योरम है, और बेस थ्योरम ही आपकी रहेगी कराने को मुझे। तो देखो बेस थ्योरम का पहले मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको, ठीक है? किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन को लेकर समझाता हूँ पहले बेस थ्योरम का मतलब क्या होता है, फिर आपको फॉर्मूला बताऊंगा। देखना बेटा, जैसे मान लो बेस थ्योरम के पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन होता कैसे है बेस थ्योरम का। जैसे एक क्वेश्चन समझना, एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा पहले मैं, कि भाई दो बैग थे, ठीक है? पहले बैग में व्हाइट और ब्लू बॉल थी, दूसरे बैग में भी व्हाइट और ब्लू बॉल थी, कुछ नंबर्स अलग अलग है कि पहले बैग में इतनी व्हाइट इतनी ब्लू, दूसरे बैग में इतनी व्हाइट इतनी ब्लू, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को बोला बेटा आप जाइए, रूम में दो बैग रखे हुए हैं है ना, उन बैग में से एक बॉल निकालनी है और बताना है कि कौन से कलर की है मेरे पास। अब बच्चा गया, ठीक है, बच्चा गया, उसने एक बॉल निकाली, ठीक है? तो सबसे पहले उसके माइंड में क्या आएगा, बच्चे के माइंड में, कि भाई कि वो बॉल जो निकाले वो पहले बैग में से निकाले या दूसरे बैग में से निकाले, ठीक है? तो उसने क्या करा है, पहले बैग सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मैं कौन से बैग में से निकालूं, क्योंकि ये तो मैंने नहीं कहा है, मैंने कहा जाओ बैग में, दो रूम में बैग रखे हुए हैं, उसमें से एक बॉल निकाल लो। और आप गए तो आपके माइंड में आपको खुद सिलेक्शन करना है कि भाई मैं पहले बैग में से बॉल निकालूं या दूसरे बैग में से बॉल निकालूं, पहली बात तो ये। फिर चलो आपने बॉल निकाली, और आप बॉल निकाल के मेरे पास आए, बोले सर व्हाइट कलर की बॉल निकली है, ठीक है? चलो आपने बोला व्हाइट कलर, तो मैं ये पूछूंगा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल आपने फर्स्ट बैग में से निकाली है, या ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन एक और चेंज हो गया सकता है कि भाई इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल सेकंड बैग में से निकाली गई है, क्योंकि व्हाइट बॉल तो दोनों बैगों में से निकल सकती है, इसमें से भी निकल सकती है, इसमें से भी निकल सकती है ना? तो मेन बेस थ्योरम बताने का मेरा मतलब ये है कि बेस थ्योरम में क्या होता है, एक चीज की प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, एक चीज की प्रोबेबिलिटी गिवन होती है। जैसे उन्होंने बोला कि जो बॉल निकली वो व्हाइट कलर की है, वो एक प्रोबेबिलिटी गिवन है, और एक प्रोबेबिलिटी निकालने को कहेंगे वो कि भैया वो कौन से बैग में से निकली है, फर्स्ट बैग में से निकली है या सेकंड बैग में से निकली है। अब आप एक काम करें बेटा, पहले प्लीज क्वेश्चन नंबर एक बार पढ़ें बस पहले क्वेश्चन को, फिर मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना बेटा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़े पहले एक बार अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, और मैं क्वेश्चन लिखवा के ही उसका फॉर्मूला भी सिखाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है बेस थ्योरम का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको पढ़ने को बोला है, एक बार पढ़ लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है एक बैग है बेटा, इसमें 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है ना। एक बैग था, इसमें रेड बॉल भी कितनी है मेरे बेटा 4, ब्लैक बॉल भी कितनी है 4। एक दूसरा बॉल है, बैग है, इसमें भी रेड और ब्लैक बॉल कुछ दे रखी है। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड और 6 ब्लैक, रेड है 2 ब्लैक है 6, ठीक है? 2 बैग दे रखे थे। अब क्या क्या, वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड, इन दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया गया, एक बॉल निकाली गई और वो बॉल फाउंड टू बी रेड, वो कौन से कलर की निकली है, रेड कलर की निकली है, ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द बॉल ड्रॉन बॉल इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग,
कि जो बॉल निकाली गई है वो फर्स्ट बैग में से निकाली गई है। ठीक है, एग्जाम में फर्स्ट बैग की जगह वो सेकंड बैग भी पूछ सकते हैं कि भाई इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल सेकंड बैग से निकाली गई है। क्या बेटा क्वेश्चन क्लियर है सब बच्चों को? क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है। अब सुनना क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या काम हुआ है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में सबसे पहले काम क्या हुआ है। पहले बैग सेलेक्ट किए गए हैं या पहले बॉल निकाली गई है? तो आप सिंपल सी बात है, जब आप बॉल निकाले जाएंगे तो पहले बैग सेलेक्ट करेंगे, बाद में बॉल निकालेंगे। तो जो काम पहले होगा आप उसे E1 और E2 लेट करेंगे। इवेंट क्या लेट करेंगे बेटा? उसे E1 और E2, जो भी काम पहले होगा। तो पहले क्या हुआ है, बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप बॉल निकालने जा रहे हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लिखो पहले मेरे बेटा, लिखिए लेट E1 इज द इवेंट, लेट E1 इज द इवेंट selecting the first bag, let E1 is the event selecting the first bag and E2 is the event, and E2 is the event selecting the second bag. E1 event है फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की, E2 event है सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की। E1 is the event selecting first bag, E2 is the event selecting the second bag. अगर सपोज करो एक और बैग होता, 3 बैग होते तो E3 लेते। E3 is the event selecting the third bag. अगर होता तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बैग से E1 और E2 लेट कर लिया। अब एक ए आपको लेट करना है ए, और ए हमेशा उस इवेंट को लेट करना है जो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि भाई बॉल निकाली और वो बॉल रेड कलर की निकली, तो हमेशा ए किसको लेट किया जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी गिवन है उसको हमेशा ए लेट किया जाएगा। तो लिखा लेट ए इज द इवेंट, कैपिटल ए लिखना, कैपिटल ए, लेट ए इज द इवेंट, लेट ए इज द इवेंट, द ड्रॉन बॉल इज ऑफ रेड कलर, कि जो बॉल निकाली गई है वो बॉल कैसे कलर की है, रेड कलर की है। ड्रॉन बॉल इज ऑफ रेड कलर। ठीक है बेटा, ये 3 चीजें आपने लेट कर ली, E1, E2 और A। सबसे पहले आपको निकालना है PE1। आपको सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, PE1 निकालना है। PE1 का क्या मतलब है? E1 का मतलब सेलेक्टिंग द फर्स्ट बैग। E1 का मतलब क्या है बेटा, सेलेक्टिंग द फर्स्ट बैग, पहले बैग को सिलेक्ट करना है। आपके पास बैग कितने थे, 2, सिलेक्ट कितना करना है, 1। तो PE1 क्या हो जाएगा, 1/2। PE2 दूसरे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ये भी 2 में से 1 सिलेक्ट करना है तो 1/2 दूसरे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी। PE1 आ गया, PE2 आ गया। अब आपको निकालना है PA/E1। अब कहिए सर PA/E1 का मतलब क्या है? ए का मतलब बेटा रेड बॉल निकालनी है, E1 का मतलब फर्स्ट बैग में से, E1 का मतलब फर्स्ट बैग में से कौन सी बॉल निकालनी है, ए का मतलब रेड बॉल। तो आप पहले बैग में से रेड बॉल निकालो, पहले बैग में से एक बॉल निकाली, उसके रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बताना है। पहले बैग में से रेड बॉल निकालो, तो रेड बॉल कितनी है, 4, टोटल कितनी है, 8 है ना, 4 और 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/8। ठीक है, काटना है मतलब ऐसे रहने दो, ये PA/E1 हो गया। ऐसे आपको निकालना है PA/E2, PA/E2 निकालना है आपको, है ना, PA/E2। ए का मतलब रेड बॉल, E2 का मतलब सेकंड बैग। अब आपको सेकंड बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेटा सेकंड बैग में से रेड कितनी है, 2, टोटल कितनी है, 2 और 6 8, टोटल बॉल है 8 है ना, और रेड कितनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/8। काटना है, काटना मतलब ही इजी रहेगी कैलकुलेशन। ये आपने 4 चीजें निकाली। चलो, ये तो क्वेश्चन गिवन था, वहां से कहानी चली। अब आप देखिए आपके क्वेश्चन में पूछा क्या है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जो बॉल निकली है वो तो रेड कलर की निकली है। ये तो पक्की बात है कि बच्चे ने आके क्या बोला कि भाई जो बॉल निकली वो रेड कलर की है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है कि भाई वो फर्स्ट बैग में से निकली है। फर्स्ट बैग को क्या माना है बेटा आपने, फर्स्ट बैग को क्या माना था, E1, तो E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो E1 तो ऊपर आ जाएगा, PE1
कंडीशन क्या गिवन है कि जो बॉल निकली वो रेड कलर की निकली है, यानी कि आपको निकालना है पी E1 बाई ए। क्या निकालना है बेटा, ये आपको क्वेश्चन में निकालने को कहा गया है, पी E1 बाई ए की वैल्यू निकालनी है कि जो बॉल निकली वो तो रेड कलर की है, जो गिवन है मतलब हो चुका है, जो काम हो चुका है वो नीचे आता है, यानी रेड बॉल निकल चुकी है। अब आपको बताने किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि वो कौन से बैग में से निकाली है, फर्स्ट बैग में से निकाली है, तो ऊपर E1 आएगा। अच्छा, अगर सपोज करो ये होता क्वेश्चन में कि जो बॉल आपने निकाली है वो सेकंड बैग में से निकाली है, किसमें से निकाली है, सेकंड बैग में से निकाली है, तो हमें क्या निकालना होता, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना होता, पी E2 बाई ए। अगर सेकंड बैग में से निकाली तो E2 ऊपर आ जाता, पी E2 बाई ए निकालना होता। अब सुनते रहना बेटा प्लीज। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला बताऊंगा क्या, सिखाऊंगा कि फॉर्मूला बनाना कैसे है। जैसे आपको बेटा निकालना क्या था, पी E1 बाई ए निकालना, क्या निकालना है, पी E1 बाई ए। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले लिखे पी E1 निकालना है, तो पी E1 इंटू पी, इसका उल्टा कर देंगे, ए अपॉन E1, ऊपर आएगा पी E1, पहले लिखेंगे पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1, अपॉन में क्या लिखना है, जो ऊपर लिखा है वो नीचे तो लिखना ही लिखना है। कैसे, पी E1 से शुरू करो, इंटू पी ए अपॉन E2 प्लस, दो इवेंट है ना, E1 और E2, तो E2 वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा। कैसे लिखेंगे, पी E2 इंटू पी ए अपॉन E2, ये बनेगा बेटा फॉर्मूला। अगर सपोज करो एक और बैग होता E3 वाला, तो नीचे E3 वाला टॉपिक भी आता, E3 वाला टर्म भी आता, पी E3 इंटू में पी ए अपॉन E3, वो भी आ जाता। लेकिन तीसरा बैग तो है नहीं, तो उसकी जरूरत भी नहीं है, तो दो तक ही रहेगा। और अगर सपोज करो मैं कहता कि सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी निकालो, अगर आपको निकालना होता पी E2 बाई ए, अगर आपको क्वेश्चन में निकालना होता पी E2 बाई ए, तो क्या बनता फॉर्मूला, यहाँ पे हो जाता पी E2 इंटू पी ए अपॉन E2, और नीचे का सेम रहता, नीचे E1 E2 जितनी इवेंट है सबके पेयर आएंगे। ठीक है, ये बनेगा फॉर्मूला। तो बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। देखो कैसे, पी E1 कितना है, 1/2, पी ए अपॉन E1 कितना है, 4/8, अपॉन में 1/2 इंटू 4/8 प्लस पी E2 1/2 इंटू 2/8। करो बेटा सॉल्व, जो भी आंसर आए इसको सॉल्व करो बेटा फटाफट से। ये तो ऊपर जाएगा 4/16 ऊपर का, नीचे का एलसीएम आएगा 16, A2 या 16 एलसीएम कितना है 16, तो ऊपर हो जाएगा 4 + 2, 16 से 16 कट जाएगा 4/6, यानी कि 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। कर लो बेटे फटाफट से नोट, 2/3 आंसर आ जाएगा हमारा। एक क्वेश्चन और करते हैं, बेस थ्योरम का, ये समझने की कोशिश बेटा प्लीज आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर 18, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखें बेटा प्लीज। अब 13.3, तो सॉरी 13.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है, ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज, कोई कॉलेज है जिसमें स्टूडेंट है, पूरा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन समझना है ना, कि भाई ये कॉलेज है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं। इट इज नॉन दैट उस कॉलेज के 60% स्टूडेंट, 60% स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, एंड 40% आर डे स्कॉलर, और 40% डे स्कॉलर है जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। सिंपल वर्ड, प्रीवियस ईयर रिजल्ट, पहले सालों के रिजल्ट ये बताते हैं कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनमें से 30% बच्चों की ग्रेड ए आती है। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनमें से 30% बच्चों की ग्रेड ए आती है। फिर जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनमें से 20% बच्चों की ग्रेड ए आती है। ठीक है, ये पूरे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखी है। अब इन्होंने क्या किया, पूरे कॉलेज में से एक बच्चा सेलेक्ट किया, उस बच्चे का ग्रेड देगी, ग्रेड ए है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा हॉस्टल का है, हॉस्टलर।
क्योंकि ग्रेड ए तो किसी की भी आ सकती है, हॉस्टल में नहीं रहता उसकी भी आ सकती है, लेकिन इस बात के क्या चांस है कि वो बच्चा हॉस्टल में रहता है। तो देखो अब सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या इवेंट बन सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले क्या होगा, बच्चा ये देखा जाएगा कि वो हॉस्टल का है या हॉस्टल का नहीं। दो ही केस बन रहे हैं, या तो बच्चा हॉस्टल का होगा या तो बच्चा हॉस्टल का नहीं होगा। तो E1 और E2 किसको लेट करेंगे, जो काम पहले होते हैं। ग्रेड तो बाद में आएगी ना, पहले तो बच्चा डिसाइड हो जाएगा कि वो बच्चा हॉस्टल का है या नहीं है। तो जो काम पहले होता है आप उसे E1 और E2 लेट करेंगे। तो लिखिए लेट E1 इज द इवेंट, let E1 is the event, student is a hostler. E1 is the event, the student is a hostler. And E2 is the event, and E2 is the event. The student is not hostler. The student is not a hostler. And A, capital A. Capital A is the event. A किसको इवेंट को लेट करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया होता है। उन्होंने क्या दिया हुआ है कि भाई एक बच्चा सिलेक्ट किया उसकी ग्रेड ए आई है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ए इज द इवेंट, द स्टूडेंट अटेन ग्रेड ए। ये लिखना है स्टेटमेंट बेटा, अगर ये स्टेटमेंट लिखोगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे कि भाई ए किस बात की इवेंट है कि वो स्टूडेंट ग्रेड ए अटेन करता है, मतलब मिलती है उसे। तो चलो अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पी इवन का मतलब हॉस्टलर होने के चांस क्या है, हॉस्टलर होने के 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो 60/100। कट मत करना, काटने के बाद कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, बिना कट करे करना। PE2 जो हॉस्टलर में नहीं रहते 40%, 40/100। अब PA/E1 निकालो, PA/E1, ए का मतलब ग्रेड ए आई, इवन का मतलब हॉस्टलर है। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की कितने % बच्चों की ग्रेड ए आती है, क्वेश्चन में दे रखा है ना। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की कितने % बच्चों की ग्रेड ए आती है बेटा, क्या कितना दे रखा था, 30%। तो ये आ जाएगा 30/100। और PA/E2 जो हॉस्टल में नहीं रहते उनकी ग्रेड आती है 20%, तो 20/100। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो बच्चा जो ग्रेड ए आई है, तो वो तो ग्रेड ए आई है तो ए तो नीचे आ जाएगा, और वो बच्चा क्या था, हॉस्टलर है। हॉस्टलर को आपने क्या माना है, E1, तो E1 ऊपर आएगा, E1/A। फॉर्मूला मैं आपको पिछले क्वेश्चन में लिखवा चुका हूं, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन है, और आपको 13.3 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, 13.3 के एनसीईआरटी के, है ना, 13.3 के। और बेटा एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा कल सेकंड चैप्टर का और 5th चैप्टर का टेस्ट देना चाहता है, सेकंड चैप्टर का और 5th चैप्टर का, है ना, तो कल 4:30 बजे इंस्टीट्यूट पर आ सकता है, कोई बच्चा टेस्ट अगर देना चाहता है, ठीक है। लेकिन आने से पहले आज आपको मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर मुझे टेस्ट देना है, मैसेज कर देना। उन्हीं बच्चों के लिए परमिशन मिलेगी टेस्ट में बैठने की जो मुझे पहले बताएंगे आज कि सर हमें टेस्ट देना है। जो बच्चा टेस्ट देना चाहता है, कल 4:30 से 5:30 टेस्ट का टाइम है, पर मुझे आज आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई सर हम टेस्ट देना चाहते हैं, तब मैं कल आपको परमिट कर दूंगा टेस्ट में बैठने के लिए। सेकंड चैप्टर और 5th चैप्टर 2 चैप्टर का टेस्ट है बेटा, 30 मार्क्स का होगा, है ना। तो आप तैयारी करके आए 6 से, अगर देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई प्रॉब्लम जबरदस्ती कुछ नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो आज आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, हाँ सर मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ, है ना, फिर आपको आना पड़ेगा टेस्ट, ठीक है बेटा। सेकंड चैप्टर और 5th चैप्टर टाइमिंग है 4:30 to 5:30, 1 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। और सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे बेटा उसमें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, वो टेस्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। पढ़ के आए, और उस पेपर में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप आइए प्लीज टेस्ट के लिए, वो भी पढ़ के, ठीक है ना बेटा। और सीट लेके आनी है बेटा, अपने आप ही सीट अपने पास से आप लोगों को लानी है, ठीक है। और आज मैं इतना ही कराऊंगा, और 13.3 आपको खुद से ट्राई करनी है। बेस थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, अभी लाइव क्लास में और मैं बेस थ्योरम के ही क्वेश्चन कराऊंगा खैर आपको, लेकिन फिर भी आप अगर पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा बेस थ्योरम में। और टेस्ट के लिए बेटा मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, 4:30 से 5:30। अगर चाहते हो तो पहले मुझे इन्फॉर्म करना कि हाँ सर टेस्ट देना है मैं, तभी आपको एडमिशन टेस्ट के लिए परमिशन मिलेगी, ठीक है बेटा। आज इतना ही, तैयारी करें आपकी।